मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फैक्टर्स, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम बचे हुए केमिकल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, रासायनिक कारकों के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगला जो है रासायनिक कारक है मृदा या मिट्टी, सॉइल। मिट्टी भी जीवों के आवास अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण आवास है। अधिकांश पौधों का तो अस्तित्व ही मृदा पर निर्भर होता है। अनेक जंतु भी मिट्टी में स्थायी रूप से निवास करते हैं। मृदा या मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी उथली सतह है, जिसका निर्माण चट्टानों के विघटन तथा उन पर कार्बनिक पदार्थों एवं सूक्ष्म जीवों की सतत अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। चट्टान के अपक्षय यानी वीदरिंग द्वारा मृदा बनने की क्रिया को पीडोजेनेसिस कहते हैं। मिट्टी में अनेक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के अतिरिक्त पौधे की जड़ें तथा बिल में रहने वाले जीव उपस्थित रहते हैं। मृदा को एक जटिल तंत्र निरूपित किया जाता है। मृदा परिच्छेदिका को हम सॉइल प्रोफाइल की बात करें, उदग्र काट में देखने पर मृदा में अनेक स्तर दिखाई देते हैं, जिन्हें हम संस्तर या होरिजन्स कहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर देखने पर मृदा में निम्नांकित संस्तर या होरिजन्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले ए संस्तर जैविक क्रियाओं के मुख्य स्थान रूपी इस संस्तर में जो है कई क्रियाएं देखने को मिलती हैं। देखिए, मृदा का जो है डायग्राम का जो सॉइल प्रोफाइल है, उसका उदग्र काट में हमारे को विभिन्न मृदा के स्तर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर ए स्तर है। ए स्तर को भी हमने कई भागों में बांटा है। ए है, फिर A0, A0 स्तर है, A1 है, A2 है, A3 है, फिर बी स्तर है, B1, B2, B3 में, और फिर सी स्तर है, और फिर डी स्तर है। कुल मिला के हमने मृदा को 4 स्तरों में बांटा है। होरिजन या स्तर नंबर ए, होरिजन बी, होरिजन सी और होरिजन डी। होरिजन ए को भी हमने जो है मूल रूप से 5 भागों में बांट दिया है, और होरिजन बी को हमने 3 भागों में, और होरिजन सी और डी सिंगल पार्ट में है। देखिए, सबसे ऊपरी जो मृदा का जो सबसे ऊपरी स्तर होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का आवास होता है। देखिए, चलते हैं, समझते हैं इसको। तो जो संस्तर ए है, इसमें गहरे रंग के इस संस्तर में सामान्यतः ह्यूमस की अत्यधिक मात्रा देखने को मिलती है। संस्तर ए में बात करें, संस्तर बी में, संस्तर के नीचे वाले इस भाग में सामान्यतः मृदा एवं ह्यूमस के साथ लोहा, एल्यूमिनियम एवं अन्य यौगिक भी उपस्थित होते हैं। इसमें ऊपरी संस्तर से रिस कर आने वाले पदार्थ भी निक्षेपित हो जाते हैं। फिर सी संस्तर की बात करें, यह मोटा स्तर अधिकांशतः खनिज पदार्थों का बना होता है, जो चट्टानों से अपक्षयित होकर विदर्ड होकर बड़े आकार के कंकड़ों में मिलते हैं। संस्तर डी की बात करें, यह संस्तर चट्टानी होता है। यह नीचे का भाग होता है, जो सामान्यतया मृदा निर्माण के समय अब क्षीण नहीं हो पाता। उपरोक्त स्तरों को भी हम आगे उप विभाजित कर सकते हैं, जो कि क्रमशः A1, A2, B1, B2 आदि नामों से जाने जाते हैं। मृदा के प्रकार टाइप्स ऑफ सॉइल, लायोन तथा बैकमैन ने मृदा के निम्नांकित 3 प्रकारों का और इसके गठन के आधार पर इसका वर्णन किया है। सबसे पहली चिकनी मृदा, क्ले सॉइल, दूसरी बालुई या रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल, और थर्ड है दोमट मिट्टी या लोम सॉइल। चिकनी मिट्टी में मृत्तिका यानी क्ले अधिक होती है। एल्यूमिनियम सिलिकेट के अति सूक्ष्म कणों के कारण यह चिकनी व अधिक जल संग्रह करने वाली होती है। इसमें जल संचारण सुगमतापूर्वक नहीं हो सकता है। रेतीली मिट्टी में बालू यानी सैंड की मात्रा अधिक होती है। इसमें 70 से 80% भाग रेत होने से बड़े बड़े रंध्र होते हैं, अतः यह इसमें जल रोक पाने की क्षमता कम होती है। साथ ही इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, लेकिन इसमें एरिएशन या वातन सर्वाधिक देखने को मिलता है। मृदा जल के विभिन्न
जो है रूप देखिए, इसमें ग्रेविटेशनल, एबायोटिक और नॉन अवेलेबल, अवेलेबल और नॉन अवेलेबल की बात करें अपन, जो वाटर उपस्थित है, उपलब्ध है और अनुपलब्ध है। सबसे नीचे के स्तर की बात करें तो फील्ड कैपेसिटी की बात करते हैं अपन, जिसको हम होलार्ड कहते हैं। कंबाइंड हाइग्रोस्कोपिक नीचे है, नॉन अवेलेबल वाटर है, ये पौधे को नहीं मिल पाता। पौधे की जड़ें जो कैपिलरी एक्शन है, केशिकीय जो जल है उसी को अवशोषित कर पाता है, इसी में पोर होते हैं। और इस प्रकार सॉइल जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, कैपिलरी एक्शन द्वारा जल को ग्रहण करती हैं। दोमट मिट्टी में रेत व मृत्तिका का लगभग बराबर का मिश्रण होता है, यानी कि सैंड और क्ले का बराबर का मिश्रण होता है। अतः ये दोनों प्रकार के मृदाओं के मध्य के गुण दर्शाती है। इसे दूसरे दोनों प्रकारों से उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसमें जो जल ग्रहण करने की क्षमता होती है वो क्ले या मृत्तिका से तो कम होती है, लेकिन उससे एरिएशन ज़्यादा होता है। इसी प्रकार बालू मिट्टी से एरिएशन इसमें कम होता है, वातन कम होता है, लेकिन जो जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। इस प्रकार दोमट मिट्टी को जो है पौधों के लिए सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें उपयुक्त मात्रा में वातन या एरिएशन के साथ साथ उपयुक्त मात्रा में जल ग्रहण क्षमता भी पाई जाती है। मृदा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सॉइल। पौधों के समान ही जंतु मृदा पर पूर्णतः निर्भर नहीं होते हैं, फिर भी मृदा के रासायनिक संगठन से वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित अवश्य होते हैं। चूने की अधिकता वाली मृदा में कैल्शियमी कवच वाले स्थलीय घोंगे बहुतायत में पाए जाते हैं। केंचुए सदैव अधिक ह्यूमस वाली जगहों पर ही रहते हैं, सामान्यतया बाग बगीचों में। अनेक प्रकार के कीट, प्रोटोजोआ, सूत्रकृमि एवं जीवाणु जो मिट्टी में पाए जाते हैं, विशेष मृदा प्रकार में अधिकता से मिलते हैं। मृदा की भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति तथा अन्य गुणों का वहाँ रहने वाले सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव होता है। ऊपरी सतह पर लार्वा अधिक होते हैं, जबकि खनिज युक्त मिट्टी में निमेटोड प्राणी बहुतायत में मिलते हैं। बिलों में रहने वाले जंतुओं के लिए भी मृदा का बनावट विशेष महत्व रखता है। घोड़ों की अच्छी नस्लों को परिवर्धन हेतु चूने की मिट्टी की अधिकता वाले घास मैदानों में ही सामान्यतः फार्म हाउस बनाकर रखा जाता है। मिट्टी प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों को प्रभावित करती है। विभिन्न प्रकार की वनस्पति वस्तुतः भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा की भिन्नता के परिणाम स्वरूप ही होती है। मृदा में उपस्थित खनिज तत्व पौधे की संरचना तथा वृद्धि में सहायक होते हैं। मृदा के जीवांश पदार्थ अपघटन द्वारा ह्यूमस में बदलकर पौधे के खाद्य पदार्थों की रचना करते हैं। ठोस चट्टानों पर मात्र लाइकेन तथा कुछ मोस ही उग सकते हैं और मिलते हैं। रेत में विशेष प्रकार की घासें और खरबूज जैसे पौधे तथा कीचड़ में कवल और सिंघाड़े ही उत्पन्न हो सकते हैं। उपरोक्त गुणों के आधार पर माना जाता है कि मिट्टी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थलीय कारक यानी इलेक्ट्रिक फैक्टर है। अगला रासायनिक कारक है पीएच, जिसको हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच के दृष्टिकोण से 3 प्रकार की वस्तुएं मानी गई हैं, जो क्रमशः अम्लीय, एसिडिक, क्षारीय, एल्कलाइन एवं उदासीन न्यूट्रल है। उक्त तीनों प्रकार हाइड्रोजन आयन सांद्रता पर निर्भर होते हैं। पीएच का मान 7 होने पर उदासीन माना जाता है, किंतु 7 से ऊपर पीएच का मान क्षारीयता का और 7 से नीचे का मान पीएच का मान अम्लीयता का 2 तक है। तो 7 पे उदासीन है, 7 से नीचे की ओर आएंगे अपन 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ, तो अम्लीयता घटती चली जाएगी, अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे हम 7 से ऊपर की ओर जाएंगे 8, 9, 10, 11 वर्ग तक, तो क्षारीयता बढ़ती चली जाएगी। किसी आवास का पीएच मान भी जंतुओं एवं पौधों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण
माना गया है। प्रत्येक स्थान के मृदा का पीएच वहाँ स्थित पौधों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। पौधों के विकास की दृष्टि से उदासीन तथा कुछ अम्लीय मृदा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। मृदा के अधिक अम्लीय होने पर पौधे सुविकसित नहीं हो पाते, जबकि क्षारीय मृदा में पौधे पनपते ही नहीं हैं। साधारण अम्लीय माध्यम में मच्छर के लार्वा अधिक मिलते हैं, किंतु मोलस्का वर्ग के कवचीय प्राणी जैसे सीप, घोंगे इत्यादि जल एवं मिट्टी पसंद करते हैं। प्रोटोजोआ प्राणी तनु क्षारीय माध्यम में अधिक पाए जाते हैं। यद्यपि यूग्लिना पीएच 3 से पीएच 8 तक के स्वच्छ जल में पाया जाता है। पीताकृमि यानी टैपवर्म परजीवी के रूप में परपोषी के आहार नाल में पीएच 4 से पीएच 11 तक रहता है। अगला जो बात करें हम रासायनिक कारक पोषक तत्वों के रूप में न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स। जीव जहाँ रहते हैं वहीं से पोषण भी प्राप्त करते हैं। पोषक तत्व जीवों के वृद्धि, विकास एवं वितरण को प्रभावित करते हैं। उपयोग की मात्रा के आधार पर इन्हें 2 प्रमुख प्रकारों सामान्यतः क्रमशः वृहद पोषक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एवं अनुपोषक यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विभक्त किया जाता है। वृहद पोषक की बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इस प्रकार के पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, अतः इनकी उपलब्धि भी अधिक होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अस्थिल कशेरुकियों की अस्थियों की वृद्धि एवं विकास के लिए तथा कवचीय मोलस्का प्राणियों में कवच निर्माण हेतु अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अतः ये प्राणी सामान्यतः उन्हीं स्थानों पर रहते हैं जहाँ कैल्शियम की प्रचुरता पाई जाती है। पौधे में हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल निर्माण के लिए मैग्नीशियम का होना अत्यंत आवश्यक है। अतः हरे पत्तेदार पौधों की वृद्धि एवं विकास प्रचुर मैग्नीशियम वाले स्थानों पर सर्वाधिक होता है। अनुपोषक की बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जीवों के लिए कुछ पोषक तत्वों की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा की ही आवश्यकता होती है। अतः इस सूक्ष्म मात्रा से ही उनकी अनेक जैविक क्रियाएं सीधी संबंधित होने के कारण इनका होना जरूरी है। इनके अभाव में संबंधित क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं, इसलिए इन्हें अनुपोषक या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये तत्व अत्यंत मात्रा में ही हार्मोन से विटामिन के निर्माण एवं स्राव पर नियंत्रण रखते हैं। उदाहरण स्वरूप अनेक जंतुओं में थायराइड नामक ग्रंथि शरीर के उचित विकास एवं उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, उपापचय नियमन हेतु थायरोक्सिन हार्मोन के माध्यम से क्रिया प्रदर्शित करती है। थायरोक्सिन आयोडीन की मात्रा पर निर्भर होता है। आयोडीन पीने के पानी में या खाने के नमक में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है, किंतु इसका अभाव होने पर जंतुओं की वृद्धि, विकास एवं उपापचय असंतुलित हो जाता है, जो प्राणघातक होता है, प्राणघातक भी हो सकता है। कोबाल्ट की महत्ता भी इसी दृष्टि से अत्यधिक मानी गई है। मैग्नीज, क्लोरीन, वेनेडियम, जिंक आदि भी अनुपोषक प्रभाविता की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। थैंक यू।